ऐसे में तमाम हॉस्पिटल हों या डॉक्टर्स हों, उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं। किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात जो तरह-तरह की अफ़वाह भी फैलाई जा रही है, क्या-क्या ये चैलेंज और अफ़वाहें हैं, उन पे बातचीत करने के लिए डॉक्टर विवेक गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत नमस्कार, सुदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये जो कहा जा रहा है कि सीटी स्कैन कराने से बचें, कई सारे लोग कह रहे हैं और दूसरा जो कोविड की ये लहर है, कितनी ज़्यादा आप इसको भयावह देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कोरोना की जो महामारी है, ये बहुत ही भयानक तो रूप ले चुकी है। और मैं कोविड-19 19 क्यों कहा था शायद लोगों को पता नहीं, क्योंकि दिसंबर 2019 में शुरू हुआ था ये। तो कोविड-19 अब कोविड-20 अब तो कोविड-21 में आ गए हैं। और जब 1920 में हम लोग पूरा साल में आधा साल लॉकडाउन में रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू किया और 1 जून से अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई। दिसंबर के आते-आते केसेस कुछ कम हुए और जनवरी में लोग ये पूछने लगे थे कोरोना कहाँ चला गया? हमें इन पॉजिटिव वे। किसी ने सोचा नहीं था एक सेकेंड वेव आ जाएगी। ऑल्दो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शंस, कुछ लोगों ने कहा था सेकेंड वेव आएगी, लेकिन हम लोगों ने हल्के में लिया। हम लोग के सब लोग ने, नॉट गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स इवन, वी थॉट वी आर ओके नाउ एंड 2021 बहुत अच्छा निकलेगा। 2021 में मार्च आया, होली आ गई, होली के जस्ट पास से प्रोग्राम महामारी का सेकेंड वेव आ गया। अब इसको ढूंढा गया क्या कारण है कि वेव 2 क्यों, म्यूटेंट वायरस जो कि यूके और ब्राजील साउथ अफ्रीका में हुआ, वो भारत में महामारी कर रहा है। ये भी कुछ सोचने की बात है कि वहां इतने इसमें भयानक स्थिति नहीं है, वहां प्रोड्यूस वहां हुआ। अब यहाँ आज ही बात हो रही थी कि आंध्रा में एक नया B167 एक वायरस है जो म्यूटेंट वेरिएंट है। ऐसा है, वायरस की एक होती है एक इसकी अपने आप ही म्यूटेशन करता ही रहता है, सारे वायरस म्यूटेशन करते हैं। लेकिन ये कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चाइना वायरस बोला, it is something like, looks like genetically engineered virus, यानी कि it is basically made for devastation. This is a feeling. वो इतने वायरस से आप भी बचपन से, हम भी बचपन से खांसी जुकाम बुखार होता है, but we never had pneumonia. अब जो निमोनिया हो रहा है, आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि एक तो आपने सीटी स्कैन के बारे में बोला। देखिए, ऐसा है कि कोई भी बीमारी नहीं आती है, उसमें कई तरीके के टेस्टिंग आते हैं। तो सबसे पहले रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट आया। RT-PCR टेस्ट वाज वेरी स्पेसिफिक टेस्ट, सेंसिटिव और स्पेसिफिक दोनों था। कहने मतलब है कि बीमारी को पकड़ लेने की क्षमता काफी ज्यादा थी और पहली वेव में 95% पेशेंट्स को माना जाता था कि बिल्कुल स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है। और रैपिड एंटीजन 30%, यानी कि 70% मिस कर देगा रैपिड एंटीजन। तो हम लोग अपोलो अस्पताल में जो पेशेंट भर्ती करते थे कि रैपिड एंटीजन अगर नेगेटिव है, वी डोंट बिलीव, हम लोग को RT-PCR करना पड़ता था। और उसी समय जब वेबिनार लिए, मैंने करीब 19 वेबिनार लिए उस दौरान में विद अमेरिकन डॉक्टर जैक लुबिन, जो कि वहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूयॉर्क के डॉक्टर हैं, जर्मनी के डॉक्टर्स, इटली के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, काफी वेबिनार किए हमने। वेबिनार का पर्पस था एजुकेशन एंड लर्निंग, क्योंकि नई बीमारी थी, बेसिकली टू लर्न। उसमें हमारे BL संतोष साहब एक बार में आए, रामदास ठाबले साहब लाए, उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर हमारे प्रोग्राम में आए, काफी लोग। एक प्रोग्राम स्पिरिचुअल मैसेज के लिए भी रखता था। तो उसमें ये देखा गया कि HRCT स्कैन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक मॉडल, डायग्नोस्टिक। क्योंकि उसमें भी कहा गया कि अगर कुछ केसेस में RT-PCR नेगेटिव आ जाए तो HRCT अगर इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ये ना माना गया इस बीमारी के लिए, कोरोना के लिए, नॉट फॉर ऑल वायरल डिजीजेस। HRCT में क्या आता है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, यानी जब CT स्कैन करते हैं एक्सरे नहीं पकड़ पाती, एक्सरे यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। तो HRCT में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी अगर पूरे लंग में कहीं भी आ गया, इसका मतलब कोविड निमोनिया है। हल्का है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये क्योंकि लोग सीखते गए HRCT, तो पब्लिक ने यूज करना शुरू किया, पब्लिक ओवर यूज भी हुआ, फिजिशियन ने भी किया। इसकी महत्वता सेकेंड वेव में ज्यादा है। उसका रीजन बताते हैं आपको। सेकेंड वेव में RT-PCR टेस्ट की सेंसिटिविटी गिर के जो 95% थी वेव 1 में, गिर के आ गई 70%। यानी कि आपको कोविड हुआ, किसी को कोविड हुआ, टेस्ट कराया, RT-PCR नेगेटिव, सिम्टम क्लासिकल है। क्लासिकल सिम्टम क्या है? तो बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, उसके दूसरे भाई को या बहन को या माता या पिता को या किसी छोटे को बीमारी हुई है, उससे एक्सपोजर हुआ है, RT-PCR नेगेटिव। अब फिर देखा गया HRCT में क्लियर कट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज। कहने मतलब है कि RT-PCR इज नॉट द गोल्ड स्टैंडर्ड, while HRCT इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अभी थोड़े दिन पहले एम्स डायरेक्टर ने बोला कि HRCT ना कराएं या पहले वीक में जरूरत नहीं है। तो मैं उनकी बात को सहमत भी हूं और थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूं। HRCT इस सेकेंड वेव में बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, अगर इसको कराएंगे तभी डायग्नोसिस बनती है। और इस महामारी से बचने के लिए अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। किसी का RT-PCR नेगेटिव आ गया, उसने इलाज ही नहीं किया, जब इलाज नहीं किया तो बीमारी बढ़ गई,
इसीलिए हॉस्पिटल बेड की कमी बढ़ रही से है। कुछ दुष्प्रभाव भी हो रहे हैं शरीर पे अगर कोई बार बार पेशेंट करवा रहा हो तो। वो देखिए वो बहुत ही फार फेस्टेड है। देखिए हम लोग सीटी स्कैन तो बहुत पुरानी वो है, पेट का भी सीटी स्कैन होता है, ब्रेन का सीटी स्कैन होता है, एमआरआई सेफर देन सीटी स्कैन। लेकिन सीटी स्कैन करने सपोज करिए रेडिएशन, जैसे हम एंजियोग्राफी करते हैं तो रेडिएशन आता है तो हम रेडिएशन का प्रोटेक्शन पहनते हैं और हम करते हैं। लेकिन जो पेशेंट एंजियोग्राफी करा रहा है वो प्रोटेक्शन नहीं पहनता नहीं है, क्योंकि अदरवाइज हमको दिखेगा नहीं फ्लोरोस्कोपी में जो हम एंजियोग्राफी करते हैं। एक सीटी स्कैन HRCT करीब 300 एक्सरे के बराबर है। अब 300 एक्सरे वाले जो पेशेंट है उसको ऐसा नहीं कि कैंसर हो जाएगा, ये थोड़ा लोगों का उनका कहने का मतलब ये था उसके डायरेक्टर का, लेकिन लोगों ने कहा अरे हम सीटी स्कैन कराएंगे हमको 10 साल बाद कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। वही चीज तो आप 10-15 सीटी स्कैन कराएंगे तो आपके चांसेस रेडिएशन के हैं, वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम लोग एंजियोग्राफी करते करते सालों बीत गए। लेकिन क्या ये कराने से बचना चाहिए? नहीं, आपके हिसाब अगर जरूरत है कराना चाहिए, बचना तो मतलब ही नहीं बनता, ये बिल्कुल मिसगाइडेंस है। बचना नहीं चाहिए। अगर फिजिशियन कहता है कराओ तो कराइए, अपने आप मत चले जाइए कि चलो सीटी करा लो। बिल्कुल। अगर जरूरत है तो नहीं कराएंगे तो ज्यादा नुकसान करेंगे। कैंसर वाली कोई डरने की बात नहीं। एक और सवाल है, अभी के जो हालात हैं भारत में, तीसरी वेव की बात चल रही है और हॉस्पिटल्स पे लगातार प्रेशर है, जाहिर सी बात है इंजेक्शन के कुछ दुष्प्रभाव लोग फैला रहे हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, तीसरी वेव और ये इंजेक्शन के दुष्प्रभाव जो लोग? मैं इंजेक्शन का जवाब पहले दूंगा। देखिए रेमडेसिविर कोई भी वायरल डिजीज होती है उसको 2 तरीके से इलाज करते हैं। एक तो ये करते हैं जो पहले करते थे हम लोग, जब खांसी जुकाम बुखार बचपन सबको हो रहा है, एक छोटी सी एंटीबायोटिक दे देते थे, एंटी एलर्जिक देते थे। खांसी के लिए हमने कफ सिरप दे दिया, पेशेंट अपने आप अपनी बॉडी इम्यूनिटी से ठीक हो जाता था। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स ये कहते थे कि हमें एंटीबायोटिक की भी जरूरत नहीं है। बट एंटीबायोटिक डज नॉट किल वायरस, एंटीबायोटिक विल किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या मतलब, किसी को वायरस हुआ तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो कि फेफड़े में भी हो सकते हैं और थ्रोट में भी हो सकते हैं। उसके लिए बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल देते थे। ये वायरस इज नॉट ऑर्डिनरी वायरस, वी हैव सीन इन वेव 1 एंड वेव 2 ऑल्सो। इसके लिए एंटी वायरल मेडिसिन देनी पड़ती है। एक पुराना बीमारी, बहुत पुरानी, जीबी सिंड्रोम, गुलन बारे सिंड्रोम, वायरल डिजीज होती है जो कि दोनों पैरों को पैरालाइज कर देता है, बहुत रेयर बीमारी है। उसमें कहा जाता है कि शुरू में एंटीबॉडी दे दो या एंटीवायरल मेडिसिन दी जाएगी तो फायदा करेगा। जो वायरस डिजीज जानलेवा है उसमें एंटीबायोटिक इज नॉट इनफ, यू हैव टू गिव एंटीवायरल। अब एंटीवायरल कौन कौन सी है ये बताना चाहूंगा विस्तार से, थोड़ा सा 2 मिनट का तुम्हें। एक होती है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक पेट के कीड़ों की दवा है, जैसे हम लोग आप कहते हैं पेट में केंचुए होते हैं, उसकी दवा है। इसमें देखा गया कि कोरोना वायरस स्पेसिफिक है और ये लैब में देखा गया पेट्री डिश में कि इट किल्स कोरोना वायरस कंप्लीटली लैब में। अब वो उसको हम लोग ने क्लिनिकल ट्रायल किए गए, क्योंकि जब नई बीमारी आ गई, वो इतने लोग मृत्यु होने लगे, वेव 1 की बात कर रहे हैं, तो सोचा गया क्या बीमारी, कुछ इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, यू कैन नॉट लेट पीपल डाई। आइवरमेक्टिन आई। दूसरी आई फेविपिराविर। फेविपिराविर का देखा गया कि ये दिस आल्सो हैज ए एंटीवायरल एक्टिविटी ऑन कोरोना वायरस। तो फेविपिराविर अच्छी बात है कि ओरल है। आते आते भारत में काफी टाइम लग गया, शायद जुलाई अगस्त में आ पाई थी हमारे यहाँ, तब तक काफी पेशेंट, नई बीमारी थी। रेमडेसिविर, अब रेमडेसिविर पब्लिक की जमात पे ऐसे आ गए जैसे एंजियोग्राफी आ गई। जब मैं फ्रांस से आया था, बता रहा हूँ 1998 में 99 में, तो टाइम्स इंडिया ने बड़ा इंटरव्यू किया था। मेरा पूरा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे पूरा इतनी बड़ी फोटो छापी थी। क्यों? वो मैंने स्टेंट के बारे में बोला था। पब्लिक को स्टेंट के बारे में पता ही नहीं जाता, अब तो स्टेंट एवरीबॉडी नोज। इसी तरह से रेमडेसिविर जो स्टेंट के आने लगे, रेमडेसिविर सबके दिमाग में आया। क्यों? रेमडेसिविर इज मोर एफिकेशियस एंड मोर पोटेंट अगेंस्ट कोरोना वायरस एज कंपेयर टू फेविपिराविर। अब दिक्कत क्या है रेमडेसिविर में? दिक्कत यह है कि ये इंट्रावेनस मेडिसिन है, जिसको अस्पताल में दे सकते हैं। अभी तक ये प्रोटोकॉल चल रहा था कि हम अस्पताल में भर्ती करेंगे तभी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। एक ट्रायल आया, अमेरिका में हुआ और यूरोप में भी हुआ, उसमें देखा गया रेमडेसिविर डज नॉट रिड्यूस द मोर्टेलिटी। मैं उस ट्रायल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पब्लिक भ्रांति आ गई, जब फायदा नहीं करती है तो क्यों दिया जाए, क्यों महामारी, क्यों। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्ट अटैक का कारण भी बन रही है। बहुत 100% गलत, वो तो बताऊंगी। तो ये बात तो मिथ है, 100% मिथ है। हार्ट अटैक तो कोरोना वजह से होता है, उस बारे में बताऊंगा 2 मिनट बाद। ये रेमडेसिविर एंटीवायरस इंट्रावेनस मेडिसिन, जो ट्रायल हुआ जिसने इसका दिखाया गया कि हॉस्पिटल स्टे तो कम हो जाता है लेकिन मोर्टेलिटी कम नहीं होती, यानी कि मृत्यु दर कम नहीं होती। ये ट्रायल का निष्कर्ष निकला, छप गया। अब उसमें कब दिया गया? उन्होंने रेमडेसिविर तब दिया जो पेशेंट काफी सीरियस हो चुके थे, यानी कि जिनको निमोनिया काफी ज्यादा हो गया था लंग्स में और उनको ऑक्सीजन की काफी जरूरत पड़ रही थी। हमारी सोचा, कई डॉक्टरों की सोचा, मैं अकेला नहीं हूं, कि अगर रेमडेसिविर शुरुआत में दे दें, किसी को बुखार 5 दिन में नहीं टूट रहा,
और किसी को ऑक्सीजन कम हल्की से भी कम होने लगे, उस समय इंट्रावेनस रेमडेसिविर दे दी जाए तो ये रामबाण की तरह काम करती है। अच्छा। लेकिन हमारे पास अब क्या हुआ, अब इसका मतलब फर्स्ट वीक में दे दीजिए उनको जो पेशेंट जल्दी बीमार हो रहे हैं, जल्दी सिक हो रहे हैं, यानी कि एल्डरली एज। अब वो रेमडेसिविर फर्स्ट वीक में देने की बात कई ट्रायल ने कंफर्म नहीं किया। जब ट्रायल्स ने कंफर्म नहीं किया तो लोगों ने दिया भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी सेकेंड वेव में इतना ज्यादा दिया गया कि शॉर्टर सप्लाई हो गया। लेकिन अब मेरी जो सोच है, और मेरी सोच कई रीजन से आधारित है कि रेमडेसिविर गिवन अर्ली मींस व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू बिकम सिक। अब लेट हो गया, जब आपकी निमोनिया पूरा 25 में सीटी स्कैन का वैल्यू जो होता है 22 आ गया, 20 आ गया, 17 आ गया, तब तो ऑलरेडी योर वायरस इज ऑलरेडी पूरा आपके चाइना ने आपकी पूरी धरती पे आ गया। अब चाइना को कैसे बाहर करोगे? अब चाइना अरुणाचल पे ही अगर हम बाहर निकाल दें तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो सेम थिंग, इससे हार्ट अटैक नहीं होता, ये गलत है, इससे ये मिथ है। 100% हैज नो रीजन फॉर यू टू बिलीव दैट दिस विल लीड टू हार्ट अटैक। हाँ, ये बात हुआ है कि जो सिक पेशेंट है उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अब लोगों ने क्यों हार्ट अटैक हो गया? हार्ट अटैक रेमडेसिविर से नहीं हुआ, ये बीमारी थ्रोम्बोजेनिक है। अच्छा। होता क्या है, जैसे आपके एक एंकर भी थे, शायद उनकी अभी मृत्यु हुई। किसी भी पेशेंट में, हार्ट अटैक के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी पेशेंट में कोरोना वायरस गया, उसमें एक और प्रॉब्लम करता है। निमोनिया तो करता ही है, बुखार तो करता ही है, इन्फ्लेमेशन तो करता ही है, हार्ट को, खून को थ्रोम्बोजेनिक यानी कि जहां जहां क्लॉट बना देता है बॉडी के अंदर। कहां बन सकता है क्लॉट? जहां पे फ्लो कम होगा वहां क्लॉट बन जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी यहाँ की पल्स में क्लॉट बन जाएगा, नो। जहां भी फ्लो कम हुआ, पैर की नसों में जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, वेनस स्टेसिस होती है और डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, और ये क्लॉट जब फेफड़े में चला जाता है तो इट कैन लीड टू फैटल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एंड लॉट ऑफ पेशेंट डाइड नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना इन द फर्स्ट वेव, बट बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जो फेनोमेना, क्योंकि खून गाढ़ा था। इसलिए सीखा गया, तो हम लोग शुरू किया, हेपेरिन देना शुरू कर दिया। वी वर लर्निंग एट दैट टाइम। अब ये हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट की नसें होती है 3 मिलीमीटर चौड़ाई, 3 मिलीमीटर। उसके अंदर किसी को 50% ब्लॉक पड़ा है, ना ईसीजी बताएगा, ईसीजी नॉर्मल रहेगा, टीएमटी नॉर्मल है, टीएमटी भी नॉर्मल रहेगा, यानी कि आप कह रहे हैं हम तो 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, हमें कुछ है ही नहीं, आई एम ऑल राइट, बात सही है। इको भी नॉर्मल रहेगा। क्या खराबी आएगी? पता ही लगेगा कि आपको 50% ब्लॉक पड़ा है, वो भी तीनों नसों में पड़ा है, कहीं मेन नस में पड़ा हो सकता है। अगर ये कोरोना हुआ और आपने प्रॉपर एंटीकोगुलेशन नहीं हुआ, यानी खुद पतला नहीं किया, तो पेशेंट को ऐसा दिल का दौरा पड़ सकता है जो कि जानलेवा हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द इंट्रिंसिक बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द वायरस, नॉट बिकॉज ऑफ रेमडेसिविर। तो इसलिए हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हम सबको एंटीकोगुलेशन हेपेरिन नाम की दवा देते हैं। जो घर पे रहते हैं तो ओरल एंटीकोगुलेंट आ गए हैं, जो कि दवाई टैबलेट खाई जाती है जिससे खून पतला रखे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल शॉर्ट में, क्या जो इंजेक्शन यानी वैक्सीनेशन जो सरकारें कर रही हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भ्रांति है, तो क्या ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं उनको प्रॉपर लेना चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसे भी अफवाह गैंग के लोग हैं जो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाना नहीं। वैक्सीनेशन शुरू हुआ जनवरी में, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री ने 16 जनवरी को इसका उदाहरण किया। हम लोग बहुत खुश थे, कोरोना भी कम हो रहा है, वैक्सीन भी आ गई, वी आर ओके। ये हुआ ना, एक बहुत तरह के ऑप्टिमिज्म या यूफोरिया हो गया। वैक्सीन आ गई। वैक्सीन हमारे 2 तरह की वैक्सीन आई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड ने बनाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड ने बनाई, और एस्ट्राजेनिका ने इसको स्पॉन्सर किया, और हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो पुणे में, वहां पे उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन करेंगे। टेक्नोलॉजी बाहर की, प्रोडक्शन इंडिया में। कोवैक्सीन टेक्नोलॉजी भी इंडिया की, और भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर, और प्रोडक्शन भी इंडिया में। वी आर वेरी हैप्पी कि वी हैव इंडिजिनस वैक्सीन एंड वी आर टॉप इन द वर्ल्ड एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड आवर वैक्सीन। कोई भी नई चीज आती तो आदमी खुश होता है और इसमें बड़े दिलेरी से कहता भी, हमने एक्सपोर्ट भी किया। अब वैक्सीनेशन चालू हो गया। अब इस समय तो 16 करोड़ हो चुके हैं। अब ये देखा गया कि पहली वैक्सीन हुई, लगी, और उसको कोरोना हो गया 2 हफ्ते बाद। अब क्यों हुआ? वैक्सीन से कभी कोरोना नहीं होता। वैक्सीन 2 तरह की है, वो चिंपांजी का वेक्टर वायरस है कोविशील्ड में, इसमें कोवैक्सीन में किल्ड वायरस है कोरोना पूरा। होता क्या है, वैक्सीन लगवाने गए तो हम लोगों ने जो सिस्टम किया, हर अस्पताल में एक लाइन लगी, बिलिंग कराई या रजिस्ट्रेशन हुआ, आधार कार्ड गया, वहां गया, कंप्यूटर भी गया, और एक कमरे के अंदर, इससे भी छोटा कमरा जिसके अंदर पर्दा पड़ा है, वहां पे वैक्सीन लग रही है। अब कोई कोरोना पेशेंट गया हो, वो फैला हुआ, अब ये एयरबोर्न है वायरस, एयरबोर्न है, कंफर्म है। अब वो गया, मास्क लगा, कई बार नीचे लगा, तो वो एक्चुअली गया वैक्सीन लगवाने और कोरोना लेके चला आया। तो हमने अभी कई टीवी चैनल बोला, और हमने एक वीडियो बनाया भी, कि वैक्सीनेशन ड्राइव शुड बी आइदर इन द कार और इन द ओपन एरिया, इट शुड नॉट बी क्लोज्ड एरिया। आप खुले मैदान में वैक्सीनेशन करिए।
मतलब आप एडवाइस करेंगे कि पार्कों के अंदर वैक्सीनेशन पार्क में करें या अस्पताल के मैदान में करें, बिल्कुल। और बंद तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हवा में है तो निकल जाएगा, अगर बंद कमरे में है तो उसको वैक्सीन हो जाए। हम तो मास्क लगा के गए थे, कई लोग मास्क उतर जाता है, नाक तक आ जाता है थोड़ा सा। उस समय तो शुरुआती दौर में तो सोच रहे थे हम तो ठीक हो गए, वी आर फ्री ऑफ कोरोना, तो उसमें ये लापरवाही हुई और ये एयरबोर्न की बात पता भी नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन सेंटर पे उनको कोरोना लगा, नॉट बाय वैक्सीन। जी, थैंक यू। ठीक है, फैन चला दीजिए। ये भ्रांति जो लोगों के अंदर थी ना, बहुत ज्यादा मतलब